लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और पहले चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस चुनाव को लीड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हम उनके भिलाई स्थित निवास पर हैं और आज हम दिन भर उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। जैसा कि आपने देखा, भूपेश बघेल जी अपने घर से निकल चुके हैं। उनके दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अब हेलीपैड जा रहे हैं। भिलाई 3 से अब उनके चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। जो पहला पड़ाव होगा वो बिलासपुर होगा। उनके साथ मंत्री शिव डहरिया जी भी हैं। कैंपेन ट्रेल के लिए भूपेश बघेल जी के साथ निकल चुके हैं और हमारा पहला पड़ाव बिलासपुर है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कैमरे में देखा, भूपेश जी बहुत लाइट मूड में इस समय चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं और सबसे पहले उन्होंने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर जो मैसेज आए उसको देखा और एक मैसेज जो उनको बहुत पसंद आया, जो आईने वाला, उन्होंने कल से एक कैंपेन शुरू किया बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाने वाला। उसको पढ़ने के बाद उनकी हंसी रोकते नहीं बनी उनको और इस बीच में उन्होंने हमको दिखाया कि उनका खेत कहाँ है और उसमें खेत में क्या तैयारी चल रही है। भूपेश जी से जानेंगे कि आज का उनका टारगेट क्या है। टारगेट सेट करके निकलते हैं या जैसा जो भी सामने आता है उसके हिसाब से काम करते हैं। आज बिलासपुर लोकसभा हम लोग जा रहे हैं और बिलासपुर में वहाँ के प्रत्याशी के नामांकन भी कराएंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे और साथियों से चर्चा भी होगी। अलग अलग जो जिम्मेदारी लोगों को देनी है वो सब काम में लगे हैं, नहीं लगे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद भाटा बारा कार्यक्रम है जो रायपुर लोकसभा में आता है और वहाँ भी एक सभा है, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात है। फिर रायपुर छत्तीसगढ़ में चुनाव का पहला चरण है 11 तारीख को। छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं भूपेश जी के हिसाब से जो कांग्रेस को वैसी ही सफलता दिलाएंगे जैसी विधानसभा में मिली थी? देखिए, बड़ा मुद्दा ये है लोगों का विश्वास। अभी विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने विश्वास दिलाया था किसानों को कि आपकी ऋण माफ़ करेंगे, 2500 रुपये अपने धान के लिए, बिजली बिल आधा करेंगे, गरीबों को 35 किलो चावल देंगे। बहुत सारे हम लोगों ने वादा किया, तो उसमें अधिकांश और बड़े जो वादे थे हमने पूरे कर दिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो जनता से वादा किया वो उस विश्वास में खरा उतरी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 5 साल पहले जो बातें कही थी, अच्छे दिन आएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, सारी बातें की थी। जो काले धन वाले हैं उसका लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक और उन्हीं के नेताओं ने कहा कि ये जुमलेबाजी। तो एक तरफ विश्वास का है और दूसरे तरफ धोखा है, तो इसके बीच ये चुनाव है। ये जो 11 सीटें हैं उस और आपको विधानसभा में जो 68 सीटें मिली, आपके ऊपर कितना दबाव है 11 से 11 सीटें लाने का? टारगेट तो आप लेके चल रहे हैं, लेकिन मानसिक दबाव या पार्टी का दबाव या बोलें कि संगठन का दबाव कितना है आपके ऊपर? देखिए, इसमें दबाव काम नहीं करता। इसमें संगठन और आपसी जो हम लोगों को सामंजस्य है वो काम आता है और हम लोगों में बेहतर तालमेल है। सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जुनून है और लोकसभा चुनाव जीतने का हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और हम लोगों को सफलता मिलेगी। जिस तरह से भूपेश बघेल जी रोज़ सुबह ट्विटर पे एक नए मुद्दे की शुरुआत करते हैं, जैसे कल उन्होंने आईना को लेकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। आज का उनका मुद्दा क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर वो ट्वीट ऑलरेडी कर चुके हैं। चुनाव के घोषणा पत्र, आईना वाला मामला। आईना इसलिए कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो
जो बार बार 5 साल में क्या क्या नहीं बन गए। पहले वो चाय वाला बने, फिर फकीर बन गए, फिर वो चौकीदार बन गए, तो सपना बेचने वाले बुलेट ट्रेन चलाएंगे, गंगा नदी साफ करेंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन एक भी में सही उतरा नहीं। तो इसीलिए हमने आईना भेजा कि भाई आप अपने आप को पहचानते भी हैं कि नहीं पहचानते हैं। इस तरह से भाजपा ने मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने स्पेस स्ट्राइक की बात की, और उसके बाद मूल मुद्दों से बात हट गई है। कांग्रेस ज़मीन की बात कर रही है, वो भारत और भारत के बाहर आसमान और अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों का कितना असर पड़ेगा, किसके मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होंगे? ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 5 साल बाद मैं जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा। सरकार के रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? नोटबंदी में उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे दीजिए, नहीं होगा ठीक चौराहे में खड़ा कर दीजिए। तो अब रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, चौराहे में कब खड़ा होंगे, ये तो बताएं। और आप दूसरे मुद्दे में ले जाना चाहते हैं। जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए थे, उन मुद्दों का क्या हुआ? कुछ स्कीम का क्या हुआ? कोल स्कीम का क्या हुआ? जितने आपने आरोप लगाए उसका क्या हुआ? ये तो जनता को बताना होगा ना आपको। आप बरगला नहीं सकते। कार्ड का हंडी एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। आप लगातार केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं को टारगेट कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना को आपने टारगेट किया, प्रधानमंत्री आवास को आपने टारगेट किया, तो इसके पीछे कोई रणनीति है? जैसे विधानसभा में आप लगातार, आपके निशाने पर हमेशा 2 नेता रहते हैं, चाहे वो प्रदेश के, इस समय आप प्रदेश के एक नेता को और देश के एक नेता को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? ये सवाल इस बात का है कि जो एजेंडा तय करते हैं उनसे ही बात करनी होगी ना। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना तो छत्तीसगढ़ में कितना बना है? असफल इसलिए हो रहा है कि आप केंद्र से वो बहुत कम है, राज्य के ऊपर आप भार डाल रहे हैं, और जो ग्राहक हितग्राही उन पर भार डाल रहे हैं। तो आप केवल वाही लूटेंगे, आप देंगे कुछ नहीं। उज्ज्वला योजना में भी उसी प्रकार से जिनको बांटा दूसरे बार रिफ्यूल ही नहीं कराया, क्योंकि उनके पास 1000 रुपया, उस गरीब के पास 1000 रुपया होता नहीं कि एक साथ दे और गैस भरा सके। तो ऐसी योजना जिसको आपने लॉन्च किया है और वो असफल हो गया है, तो उसको हम बताने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी लगातार आपको नए नए विश्लेषणों से नवाज रही है। कभी आपको वो बदलापुर की राजनीति करने की बात करती है, और अभी उन्होंने कल जिस तरह से बोला कि आप भूपेश टैक्स वसूला जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसे बदलापुर कर रहे हैं? ये तो बदलाव की बात है, और बदलाव में आपने देखा छत्तीसगढ़ के किसानों के जो माली हालत है उसमें बदलाव आया है, गरीबों की माली हालत में बदलाव आया है, कानून व्यवस्था में सुधार आया है, आम जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आदिवासी प्रसन्न है क्योंकि उनके जो अधिकार छीन ली थी पिछले सरकार ने, उसको हम दिलाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार इन 3 महीनों में हमने जो काम किया है, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने का, उनको अधिकार देने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का, और ये चीज़ उनको बर्दाश्त हो नहीं रही। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक नारा था, वक्त है बदलाव का। इस चुनाव में कांग्रेस का ऐसा कौन सा नारा है जो लोगों के मन को छू जाएगा, जिसके कारण वो कांग्रेस को वोट देने के लिए बाध्य होंगे? अभी जो नारा है, बदला है अपना प्रदेश, अब बदलेंगे सारा देश। राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश हम बदलने जा रहे हैं, एक नई युग की शुरुआत होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो योजना लेके राहुल जी आ रहे हैं उससे आम जनता कांग्रेस से जुड़ेगी, मतदान करेगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी केंद्र में। भूपेश जी, आपने नारा दिया, पहले बदला अपना प्रदेश, अब बदलेंगे देश, तो कांग्रेस इस नारे को स्वीकार कर रही है क्या? ये देशव्यापी नारा बनने जा रहा है क्या? देखिए, ये तो हमारे प्रदेश के लिए है, ये आपके प्रदेश के लिए है? अपने प्रदेश के लिए हो सकता है कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश भी ले लें, क्योंकि वहाँ भी अब बदलाव हुआ 2018 में, तो निश्चित रूप से ये नारा वहाँ भी लागू हो सकता है। जैसे राजनीति में नारे और मुद्दे 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनसे बड़ा बदलाव आता है या परिवर्तन आता है।
तो अभी आपको लगता है कि राफेल हिट कर रहा है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, न राफेल का, न अनिल अंबानी को पैसा देने का, न ही नीरव मोदी, विजय माल्या या मेहुल चौकसी या ललित मोदी के बारे में तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। जनता जानना चाहती, विपक्ष है वो जनता के सामने प्रश्न खड़ा कर रही है, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, न कि मैं ही चौकीदार का कैंपेन चलाना चाहिए। तो इसका मतलब है जनता ये मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गड़बड़ी है, तभी तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। भूपेश जी, जिस तरह से केंद्र सरकार रॉबर्ट वाड्रा को हिट कर रही है लगातार, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पुनीत गुप्ता को लेकर बातें हो रही हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये कहीं दामाद वर्सेस दामाद की पॉलिटिक्स तो नहीं है? देखिए, पिछले चुनाव में इन्होंने मुद्दा बनाया था, 5 साल बीत गए, 5 साल फिर कुछ नहीं हुआ, चुनाव आया तो फिर उस मुद्दे को ले रहे हैं। जबकि राजस्थान में उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है। 5 साल बहुत समय होता है जिसमें वो कुछ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन वो तो सीधा ये है कि बदला लेने के हिसाब से या राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं, जबकि उस मुद्दे में कोई दम नहीं है। यहाँ बात ये है कि आप शासकीय पद में रहे हैं और बिना बजट के कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपने सामान खरीद लिया, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके हॉस्पिटल बिल्डिंग को गिरवी रख दिया, आपने बिना अनुमति के, शासन की अनुमति के आपने नियुक्ति कर डाली और उसका पेमेंट चीफ सेक्रेटरी के बराबर है, तो ये गड़बड़ी है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। दोनों मुद्दा में तुलना नहीं की जा सकती। भूपेश जी, जांच शुरू हो रही है और उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये क्या कि लोकसभा चुनाव तक केवल दबाव बनाने की रणनीति होगी कि इसको अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा? ये तो अंजाम तक पहुंचेगा। यदि ऐसा होता तो तत्काल गिरफ्तारी करते हम, उसे पूरी जानकारी क्यों मांगते? उनसे पूछा गया भैया आपके पास आपने इतना खर्च किया तो उसके पेपर है वो दे दो। हेल्थ डिपार्टमेंट से मांगा गया, 1 बार 2 बार 3 बार मांगा गया, वो नहीं दिए, तब जाके उसको पूरा अध्ययन करके पूरे डॉक्यूमेंट बना के फिर पुलिस को सौंपा गया, तो उसको पूरा अवसर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको अवसर नहीं दिया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये केवल चुनाव तक ही होगा कि इसके बाद इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? ये तो अंजाम तक पहुंचेगा, सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट नए घोषित किए हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से नए कैंडिडेट दिए हैं इस चुनाव में, इसमें 2 कैंडिडेट बस पुराने हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, धनेन्द्र साहू और खेलसाय सिंह। तो 2 विधायकों को चुनाव लड़ाने के पीछे, 3 विधायकों को चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति थी? या जाति समीकरण था, उनका जनाधार था, या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसके बाद विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई तो इनको केंद्र में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाए? अभी देखिए, हमारे पास विधायक तो पर्याप्त हैं, 68 विधायक। दूसरी बात यह है कि जो साथियों से जब चर्चा की, तो चर्चा में जो नाम सबको स्वीकार हुआ, उन्हीं नामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, हाईकमान ने मुहर लगाई। तो ये स्वीकार्यता वाली बात थी, चाहे खेलसाय सिंह जी का हो, चाहे लालजीत राठिया की बात हो, चाहे धनेन्द्र साहू या दीपक बैज, इनको जो टिकट देने के पीछे कारण यही था कि स्वीकार्यता, सब लोगों ने स्वीकार किया, टिकट दे दी गई। छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में जिस तरह से सामान्य सीटों पे जाति का समीकरण चलता है, जाति के आधार पर टिकटें डिसाइड होती हैं, हालांकि कोई पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती, आपको लगता है कि आपकी पार्टी में भी जाति आधार पर भी टिकटों के बारे में फैसला होता है या सोच विचार होता है? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, इसका दूसरा अर्थ यह है कि सभी लोगों को मौका भी देना है। तो जब मौका देना है तो हमने देखिए कि एक ब्राह्मण को भी दिया है, एक कायस्थ को दिया है, 2 साहू को दिया, एक कुर्मी को दिया, आदिवासियों में भी गोंड है, कंवर है, तो एक जो माड़ क्षेत्र कराने वाले हैं उनको इधर, तो इस प्रकार से एक समीकरण। फिर महिलाओं को 2 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि सभी लोगों
तरह से आप जाते हैं सभाओं में, मैं भाजपा की सभाओं में भी जाता हूं उनके नेताओं के साथ, और जैसे आपके साथ भी जा रहा हूं, जो भीड़ रहती है, जो लोग आते हैं, उनको देख के कैसे आप असेस करते हैं कि ये हमारे समर्थन में हैं या लाए गए लोग हैं, ये पार्टी के मुद्दों पर हमारे साथ होंगे, हमको वोट करेंगे? देखिए, वो तो बॉडी लैंग्वेज है, वो बता देता है। जब आप बात कर रहे हैं और रिस्पांस कैसे आ रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन नाराज़ है, कौन सहमत है। अब आपकी किस बात को लोग पसंद कर रहे हैं, वो तो बोलते बोलते समझ आ जाता है कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। आपने इतनी ज़मीनी यात्रा की है, आपको ड्राइविंग का भी बड़ा शौक़ है, आपने बहुत ज़्यादा ज़मीनी यात्रा की है। उस समय आपने हवाई यात्राएं कम की हैं। हवाई यात्रा का मेरा मतलब है हेलीकॉप्टर यात्रा से। अब सीएम बनने के बाद लगातार आप हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हैं। कनेक्ट होने के स्तर पे आप किस तरह से अंतर महसूस करते हैं लोगों से? देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सड़क मार्ग से जाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ते में जो लोग साथी हैं उनसे मुलाकात होती है, बातचीत करते हैं, रुकते हैं, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है मिलने का। हेलीकॉप्टर में यह है कि आप एक दिन में सरगुजा भी जा सकते हैं और बस्तर भी जा सकते हैं, वो सुविधा भी है। तो दूसरी तरफ नुकसान है कि रास्ते में बीच में जो साथी मिलना चाहे वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो इसमें आपको क्या लगता है, मतलब आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? दोनों अच्छे हैं। देखिए, यदि आपको पूरे प्रदेश में एक साथ काम भी करना है, सभा भी करना है, बैठक भी करना है, सरकार भी चलाना है, तो आपके पास समय तो उतना ही है। काम करने के लिए 24 घंटा ही ये मिलेगा आपको दिन में, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस बीच में काम करना है तो सड़क मार्ग की फ़ायदा है। सरकार में तब भी हम लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने से कभी पीछे नहीं हटते, और कई बार ऐसा मौका हुआ कि हेलीकॉप्टर छोड़ देते हैं, शाम को मिलते हुए चलते हैं। तो उसका भी नॉर्मली आप ऐसा करते हैं? हाँ, शाम हुआ हेलीकॉप्टर बोल देते हैं भैया आप तो जाओ, उसके बाद गाड़ी लिए फिर मिलते मिलते चले आए रात तक के घर। अभी मैंने सुबह देखा जिस तरह से आपके घर में लोगों की भीड़ थी, आप लोगों से लगातार मिल रहे थे, उसके बाद फिर अब आप दिन भर लोगों के बीच में रहेंगे, तो खाने पीने में आप कौन सी चीज़ें लेते हैं या किस चीज़ का ध्यान रखते हैं जिससे आप दिन भर जो आपके चेहरे की चमक है और जो आपकी चेहरे की मुस्कान है वो बराबर बनी रहती है? घर में हमारे छत्तीसगढ़िया खाना बनता है और वही सबसे पसंद है। सुपाच्य भी होता है, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। बहुत भारी भोजन होता नहीं, साधारण भोजन रहता है। तो नाश्ते में क्या लेते हैं आप? किसी दिन रोटी से, अभी मैं रोटी सब्जी खा आया हूँ, किसी दिन कुछ भी साउथ इंडियन कभी बन जाता है, तो कभी यहाँ के चीला है, फरा है और दूसरी चीज़ें हैं, छत्तीसगढ़ की डिशेज हैं, वो भी बन जाता है। आपके सीएम बनने के बाद भाभी जी के किचन में जाने में कितना अंतर आया है? उसके रूटीन में कोई अंतर नहीं आया है। मतलब सत्ता का आकर्षण उनको बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर कितना आया सत्ता का आकर्षण? नहीं, हम लोग सामान्य एक उद्देश्य लेके हम लोग राजनीति में आए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है, यहाँ के लोगों की सेवा करना है, ये उद्देश्य रहा है। तो विपक्ष में रह के उनकी आवाज़ उठाते थे, अब सत्ता में रह के उनके लिए काम कर रहे हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति सीएम बन जाता है वो सामान्य लोगों के फ़ोन या पुराने लोगों के फ़ोन उठाना बंद कर देता है, लेकिन आपकी एक खास बात देखिए कि आप लोगों के फ़ोन उठाते हैं और ना सिर्फ उठाते हैं, कॉल बैक भी करते हैं। इस आदत को आपने बनाए कैसे रखा है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, यही ताकत है, क्योंकि ये पद है वो आनी जानी है, ये स्थायी नहीं है। आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो संबंध है वो स्थायी है। लोगों के जो संबंध है वो स्थायी है। तो मैं तो कई बार तो अननोन नंबर, जैसे गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास नंबर आया तो अननोन नंबर भी उठा लेता हूँ। और अभी काम व्यस्त हैं, अभी इंटरव्यू मान लो चल रहा है, इस बीच में किसी का फ़ोन आया तो इंटरव्यू समाप्त होने के बाद मैं देख लूँगा, फिर कॉल बैक कर लेता हूँ। भूपेश जी का जो ठेठ देशी अंदाज है और जो लोगों से उनका कहना कि पद और सत्ता आती जाती रहती है लेकिन संबंध स्थायी रहते हैं। बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हम बिलासपुर के पास पहुंचने वाले हैं।
पहुंच चुके हैं। यहाँ भूपेश बघेल जी सभा कर रहे हैं अटल श्रीवास्तव के समर्थन में। बिलासपुर वह जगह है जहां से कांग्रेस ने अपने आंदोलन को सबसे ज़्यादा धार दी। इसके बाद ही कांग्रेस सत्ता में आई। अब देखना ये होगा यहाँ पर भूपेश बघेल ऐसी कौन सी बात करते हैं कि भाजपा के प्रभाव वाली इस सीट पर कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है। भूपेश बघेल की सभा हो रही लाल बहादुर शास्त्री मैदान में अटल श्रीवास्तव के समर्थन में। यहाँ पर IBC 24 के ब्यूरो चीफ मनोज सिंह मुझे रिपोर्टिंग करते हुए मिले। मनोज सिंह से जानेंगे यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जिसके चलते कांग्रेस जीत सकती है या कांग्रेस की जीतने की संभावना है। वैसे तो ये सीट यदि वोटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए प्रभाव वाली सीट रही है विधानसभा चुनाव में भी। मनोज हमको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अटल श्रीवास्तव की जीत को अटल बना सकते हैं। देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थानीय है। पिछले लंबे समय से यहाँ पे अरपा को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पे विकसित करने की बातचीत की जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गंदगी अभी भी बरकरार है, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। सीवर लाइन की समस्या बहुत बड़ी है जिसकी वजह से मलेरिया के साथ साथ पीलिया यहाँ पे लगातार फैलती रही है। उस वजह से भी एक ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। इसके बाद शहर को जगह जगह पे खोद दिया गया है। तो ये शहर के मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार, जिसकी वजह से भाजपा को 20 साल के बाद बिलासपुर में हार का सामना करना पड़ा है। और यही कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा पे फिर से दबाव बनाना चाहती है। तो वोट बैंक को भी देखा जाए तो समीकरण एक बहुत बना हुआ है। त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना है, लेकिन अजीत जोगी ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, इसलिए फिर हम कहा नहीं जा सकता है कि कौन हावी है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ पूरी तैयारी करके आई है और उत्साह भी उसका ज्यादा दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का कितना प्रभाव है यहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव बिलासपुर में नहीं दिखता, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव दिखता तो विधानसभा में भी जीत कर आते। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और लगातार इस बारे में विचार भी कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जादू चला लेकिन बिलासपुर में नहीं चल पाया। मुंगेली की 2 सीटें हैं, लेकिन एक पे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और दूसरे पे भाजपा ने कब्जा किया। बिलासपुर की जो सीटें हैं उसमें सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस पे कब्जा कर पाई। तो कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ अभी मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश में दिख रही है। जो कि कितना नुकसान कर सकते हैं? अजीत जोगी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो नुकसान अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ही होगा। मनोज, ये जो मंच पर ऊपर लिखा है नरवा गरुआ घुरवा बारी जो कहा सो किया, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य, इन सब चीजों का कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? इन सब चीजों का फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा था चुनाव में कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो एक घोषणा पत्र में ऐसी बात थी जिसने एक तरफा वोट कांग्रेस को दिलाया और कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से जीतकर सरकार में आई। नरवा गरुआ घुरवा बारी ऐसी योजना है जिसके बारे में कहा जा रहा है लगातार, लेकिन अभी धरातल पर योजना उतर नहीं पाई है, क्योंकि गाँव में गौठान करने की बात की गई है, वो गौठान भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये प्रभावी तो है, लेकिन कितना ज्यादा प्रभावी है कि अभी लोकसभा के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा जो है देश और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। तो स्थानीय मुद्दे फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में उतने ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि मनोज हमको बता रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे यानी प्रदेश के मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका ये कहना साफ है कि यहाँ पर भाजपा को डोमिनेट करने के लिए, भाजपा के वोट को कम करने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई शायद वो कारगर हो सकती है। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, भूपेश बघेल जिंदाबाद। भूपेश बघेल स्टार प्रचारक हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और बिलासपुर में उनका खासा प्रभाव है। ये इस समय अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं कांग्रेस के, जो यहाँ भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं। इनसे पूछते हैं इस बार बिलासपुर में क्या होने जा रहा है। इस बार बिलासपुर में बहुत ज्यादा वोट के अंतराल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव चुनाव जीतने वाले हैं। यहाँ के हर युवाओं को और हर एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों के ऊपर और अटल श्रीवास्तव पर विश्वास है कि वो चुनाव को जीतेंगे। भावेन गंगोत्री यूथ कांग्रेस से हैं, ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल ने जिस तरह आम कार्यकर्ता को महत्व दिया है तो पार्टी की इस कदम को जनता भी सराहेगी और वो वेल नोन फिगर हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कट्टर समर्थक अटल श्रीवास्तव के समर्थन में आज सभा की। उसके बाद उनके रथ पर सवार हुए, उनका नामांकन भरवाया और इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 1200 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में प्रवेश कराया। बिलासपुर वो जगह है जहाँ भूपेश बघेल को काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये वो जगह है जहाँ से भूपेश बघेल की आक्रामक छवि और ज़्यादा धारदार बनी थी। तो हम भूपेश बघेल जी के साथ अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम भाटापारा जाएंगे जहाँ पर उनकी एक और सभा है रायपुर लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में। बिलासपुर में भूपेश बघेल जी का जो जोश है वो देखते ही बनता है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर हमला किए, शिव डेरिया ने जिस तरह से मोदी पर हमला किया, उनको गोबल्स और हिटलर का अवतार बताया, उसके बाद भूपेश बघेल जी ने वहाँ पर नामांकन दाखिल कराने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे आकर, तो जो कार्यकर्ताओं से उनका मिलने का अंदाज़ था, बहुत ही आत्मीय अपनापन और एक जो प्यार से एक बड़े भाई की समझाइश रहती है वो साफ देखने को मिली। क्योंकि उनका खाने का समय हो चुका था और करीब 4:30 बजे का वक्त है और ऐसे में खाना ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने खुद खाना निकाला और हम सभी को वो सर्व करके खुद ही दे रहे हैं। रोटी को उन्होंने रोल बनाकर हमको जो दे रहे हैं वो उनका जो ये आतिथ्य का जो अंदाज है वो बहुत ही निराला है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर ने दिखाया किस तरह भूपेश जी पराठा रोल बनाते हैं और हवा में पराठा रोल बनाना और उसके बाद खाना और खिलाना। देखिए आप उनका अंदाज, देसी अंदाज। रायपुर लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आ चुके हैं, जहां पर भूपेश बघेल जी का बड़ा गर्मजोशी स्वागत हो रहा है। उनके और शिव डेरिया जी के नारे लगाए जा रहे हैं। व्यापारी समझ नहीं पा रहे थे कि किसमें कितना टैक्स देना है। भाटापारा के गुरुकुल स्कूल में भूपेश बघेल पहुंचे। यहाँ व्यापारियों ने उनका सम्मान किया। भूपेश बघेल यहाँ बताना नहीं भूले कि राहुल गांधी व्यापारियों की चिंता करते हैं। उनने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया और उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जिस तरह से इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हुई थी, लेकिन मोदी ने जीएसटी लगाकर फिर से इंस्पेक्टर राज की वापसी की है और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको सरल किया जाएगा। व्यापारी का काम पूरे समय फॉर्म भरना नहीं है। आप किस पार्टी से? हमें पार्टी का तो नहीं कोई समझ आ। यहाँ कैसे आए आप? भूपेश बघेल को सुनने आए। इसके पहले सुना क्या आपने भूपेश बघेल? हाँ, बहुत जगह सुना है। क्या खास बात है भूपेश बघेल का? भूपेश बघेल ने बहुत सारा किसानों का कर्जा माफ़ किया और बहुत सारे जो पुस्तक दिया है ना, इसमें सब लिखा हुआ है। बहुत किसान हैं, क्या करते हैं आप? जी, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया। मैं अच्छा, हाँ, शैक्षिक सेवा नीति वाला हूँ जी। यहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का सरकार जो है वो आएगा, ऐसा लग रहा है केंद्र में। हाँ, छत्तीसगढ़ जो है ना, बहुत मतलब किया है पहले से, तो बहुत सुंदर मतलब ये किया है। यह सरकार जो है भूपेश बघेल के आने से
बहुत तरक्की हुआ है, किसानों को भी हुआ है और बहुत सारे फ़ायदा हुआ है। ये बिजली बिल भी अभी माफ़ करने वाले हैं हाफ मार्च से, ऐसा है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, बहुत पहले बाद में था। विजय माल्या तो नाक के नीचे 9,000 करोड़ रुपया लेके भागे। कैसन चौकीदार है, कैसन चौकीदार, चौकीदार। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ कैसे आए? मैं यहीं से भाटापारा से प्रॉपर। नहीं तो यहाँ क्यों आए? यहाँ देखने कि हमारे लिए क्या करते हैं सर सीएम साहब, मतलब क्या घोषणा करते हैं, जितने घोषणाएं की उनमें से मतलब कितना को पूरा करते हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, मतलब जिस तरीके से भाजपा सरकार की वादे जब पूरे नहीं हुए तो आदमी कांग्रेस को वोट दिए। तो हम देखना चाहते हैं कि जब कांग्रेस वोट दिए, हम कांग्रेस को वोट दिए तो हमारे कितने बात को पूरा करते हैं। अभी आपने किसको वोट दिया था विधानसभा में? ये तो पर्सनल नहीं, आप वोटर थे क्या? जी बिल्कुल। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23। अभी लोकसभा में वोट करेंगे? जी बिल्कुल वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है किसकी नीतियाँ ज़्यादा अच्छी है? केंद्र के हिसाब से देखिए तो मोदी जी की नीति मुझे ज़्यादा पसंद आती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मोदी जी की नीति मुझे ज़्यादा पसंद आती है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की नीतियाँ सही थी, लेकिन भ्रष्टाचार मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लगा और उन्होंने रोजगार के लिए उतना नहीं किया। बट देखते हैं अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, क्या करते हैं। विदेश से काला धन तो नहीं ले, लेकिन देश के धन ला विदेश भेजवाने में जो मदद करे। यहाँ पर कुछ कांग्रेसी खड़े हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। इसमें से एक सज्जन है जो बता रहे हैं कि यहाँ जो पूर्व सांसद थे वो यहाँ पर कभी नहीं आए। आप सामने आइए, आपका शुभ नाम? मेरा अनिल गुप्ता नाम है, मैं व्यापारी हूँ। और हमारे जो सांसद पूर्व सांसद माननीय बैस जी, रमेश बैस जी, वो 35 सालों में 35 बार भी भाटापारा नहीं आए और उनके नाम का कोई 2-4 ही पत्थर दिखेगा आपको। जो कुछ रमेश बैस तो 35 साल सांसद नहीं रहे, 23 साल सांसद रहे। 23 साल सॉरी, चलो 7 बार रहे, 23 साल 7 बार के सांसद है वो, लेकिन 35 बार भी नहीं आए। कहने का मतलब ये है। आप कांग्रेसी है ना? कांग्रेसी है, लेकिन व्यापारी भी तो है ना। पर यहाँ पर कांग्रेस हार क्यों रही है 3 बार से? कहाँ, यहाँ कांग्रेस की गुटबाजी। इस बार गुटबाजी नहीं रहेगी क्या? अब गुटबाजी नहीं रहेगी, एक है। ब्रजमोहन जी का जादू नहीं चलेगा आपको कांग्रेस? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रहेगी, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव हैं, आपका शुभ नाम बताएंगे? देवेंद्र भृगु। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर भाटापारा में? अभी तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि प्रत्याशी जो कांग्रेस ने उतारा है वो मिलनसार व्यक्ति है और उसका लगाव भाटापारा से पहले से यूथ कांग्रेस के समय से जो जिलाध्यक्ष था वो तब से उनका आना जाना भी है और उसके काम को भी यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं और आम लोग हैं रायपुर काम के लिए जाते हैं तो उसके काम को वहाँ पर भी देखते हैं। अच्छा काम किया है उसने, तो हम लोगों का मत है कि इस बार प्रमोद दुबे चुनाव अच्छे वोटों से जीत जाएगा। भूपेश बघेल जी के आने का यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? भूपेश बघेल आज प्रदेश के मुखिया हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए लागू की है। 2500 रुपये में धान लेना, ये सब ऐसा बेनिफिट देगा कि कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। प्रमोद दुबे की पहचान, उनकी सक्रियता और भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं की हैं, जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, उसका असर यहाँ पर साफ दिखाई देगा, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर। रामपुर कहाँ है? ये करी बाजार से। यहाँ पर कैसे आए हैं? कौन लेके आया है? बोला बस आए हैं ना, सब बस्ती लोग, सब बस्ती लोग आए हैं ना। काहे के लिए? कौन आया है यहाँ पर? आए हैं, अब इस मंत्री मन आया है तो देखिए आए हैं भाई। मंत्री बन में कौन आया है? मंत्री के भूपेश बघेल आए हैं और एक से आए हैं, अभी देखता है भाई ये राज से। आप कांग्रेसी हो क्या? हाँ भाई। तो यहाँ क्या कांग्रेस का क्या माहौल है? वो भी जैसे कानून आया उसे भी आए हैं आदिवासी। क्या माहौल है कांग्रेस का? आदिवासी अच्छा माहौल है। अच्छा है। प्रमोद दुबे जीत जाएगी? सब अच्छा है, प्रमोद दुबे सब भी अच्छा है। दादा रामपुर से आए हैं और बोल रहे हैं यहाँ प्रमोद दुबे का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ कैसे आए हैं?
यहाँ अभी आज मुख्यमंत्री का चुनावी दौरा है, तो चुनावी दौरा देखने के लिए क्या मतलब आने वाले चुनाव में उनका क्या रणनीति है, क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्या स्कीम लाए हैं। आप क्या करते हैं? सुनने के लिए मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। आप वोटर हैं? हाँ मैं वोटर हूँ, हम जानता हूँ। मैं कांग्रेस से भी हूँ, भाजपा से भी हूँ। यहाँ क्या माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल तो लग रहा है इस बार का माहौल कि कांग्रेस बाजी मार देगी। माहौल देख कैसे लग रहा है? पर यहाँ तो बीजेपी जीती है। यहाँ बीजेपी जीती है हाल में, क्योंकि बीजेपी ने काम भी यहाँ अच्छा किया। भाटापारा का अगर व्यक्तिगत भाटापारा जगह की बात करो तो डेफिनेटली बीजेपी अच्छा काम की थी, इसलिए जीती थी। तो यहाँ पर लोकसभा में कांग्रेस को वोट करेंगे लोग बाग? लोकसभा में देखिए क्या लोगों का क्या मत बनता है, अब लोगों का मत तो लोग ही जान पाएंगे। भाजपा ने भाटापारा में अच्छा काम किया था इसलिए जीतेगी, लेकिन यहाँ सुनने आए हैं कि क्या बोलते हैं प्रदेश के मुखिया। कैसन चौकीदार 14,000 करोड़ धर के नीरव मोदी भाग गए। अरे कैसन चौकीदार। आप लोग कहाँ से आए हैं? भाटापारा यहीं पर रहते हैं? कांग्रेस ही है क्या? क्या माहौल है यहाँ कांग्रेस का? अच्छा लग रही है। अच्छा माहौल है। कौन कैंडिडेट है यहाँ से लोकसभा का? मुख्यमंत्री राहुल गांधी। मुख्यमंत्री राहुल गांधी है कि भूपेश बघेल है? भूपेश बघेल। ये नाम लेने जाना ना भैया। आप कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं मालूम? हमारे साथ संतोषी निर्मलकर हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, प्रमोद दुबे। उनकी महापौर प्रतिनिधि बताती हैं वो अपने आप को, और यहाँ पर बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने लायक है माहौल। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस बार आएगा ही। और प्रमोद भैया, जो हमारे प्रमोद भैया है, वो पहले पार्षद रह चुके हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों का दाता है, गरीबों का मसीहा है। प्रमोद भैया लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। प्रमोद दुबे के बहुत ही कट्टर समर्थक लग रही हैं आप, और जिस तरह से उन्होंने बोला प्रमोद दुबे की प्रशंसा में जो शब्द कहे उसको देख के लगता है कि ये बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। अरे कैसन चौकीदार मेहुल चौक से 30,000 करोड़ लेके भाग गए। और कैसन चौकीदार जे रहा अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए खजाना से लुटवा दे। ऐसा चौकीदार से भगवान बचाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भूपेश बघेल की आज आखिरी चुनावी सभा है आज के दिन की। जिस तरह से उन्होंने पहले रमन सिंह को घेरा, उसके बाद नरेंद्र मोदी की घोषणाओं पर, फिर चौकीदार चोर है के नारे लगवाए, फिर उनके अवतारों के बारे में चर्चा की, किस तरह से चाय वाला, फिर फकीर और इस तरह की उन्होंने बातें की। जिस तरह से वो इंटरेक्टिव बातें कर रहे हैं, लोगों से नारे लगा रहे हैं, ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज में बात करने का जो उनका सलीका है, उसको लेकर जो यहाँ का मतदाता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ एक दोहरा संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। जब हमारा दिन भर का काम खत्म होने जा रहा है तो सूरज ढल रहा है, लेकिन भूपेश बघेल जी के चेहरे पर वही ताजगी, वही मुस्कान साफ झलक रही है। इतनी ताजगी, इतनी मुस्कान उनको शायद लोगों से बातचीत करके मिलती। उनका दिन कैसा रहा, उनको क्या लगा लोगों से बात करके, उनसे ही जानते हैं। सुबह से सब प्रदेश भर के आए हुए हमारे साथी लोगों से चर्चा, विचार विमर्श, और उसके बाद फिर बिलासपुर में रैली, आम सभा, नामांकन, और उसके बाद फिर भाटापारा में जहाँ व्यापारियों की एक छोटी सी बैठक, फिर वहाँ आम सभा भाटापारा में, और सब दोनों जगहों में लोगों के अपार भीड़ और उत्साह देखते ही बनता था। बहुत लोग उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं, और उसका कारण भी यही है कि इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो जनता से जो वादा किया था उसमें बड़े वादे हैं, उस सबको पूरा किया है। इस कारण से लोगों में विश्वास भी बढ़ा है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और ये स्थिति ये है कि हम 11 के 11 लोकसभा जीतने के स्थिति में हैं, और हम लोग इसमें हमको सफलता मिलेगी। भूपेश जी, आपने बात की विश्वास की, वादे पूरे करने की। जनता ने एक बार आप पर विश्वास किया, आपको मैंडेट दिया। इस बार जनता का चूँकि लोकसभा का चुनाव है, मोदी एक बड़े फिगर हैं, आप अपने भाषणों में उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता फिर से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मैंडेट देगी? क्योंकि राहुल जी लगातार छत्तीसगढ़ आए हैं और उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम 10 दिन में रेट माफ़ करेंगे, 2500 रुपये में धान खेती करेंगे। उन्होंने कहा था कि बिजली
आधा होगा, वो सारे काम हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता हैं जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो कहा वो जुमला साबित हुआ। चाहे काला धन लाने की बात है, 15-15 लाख देने की बात है, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात, अनेक वादे उन्होंने किसानों से किए थे, नौजवानों से, महिलाओं से, व्यापारियों से किया था। वो सारे वादे झूठे साबित हुए। उन्हीं के नेता उसे जुमलेबाज कहते हैं। तो एक तरफ केवल खोखला वादा है और एक तरफ ठोस रूप से काम करने वाले लोग हैं। वो लोग निश्चित रूप से जो जनता के हित में फैसला करने वाले हैं उनके तरफ ही लोग मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में आपका घोषणा पत्र बहुत प्रभावी रहा, उसकी सब तरफ तारीफ हुई। वो घोषणा पत्र कितना प्रभावी होगा आपकी नज़र में, चूंकि आपने बहुत ज़मीनी स्तर पर काम किया है, तो ये घोषणा पत्र आपको सच के कितने करीब लगता है और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जनता का मैंडेट क्या होगा? बड़ी जो घोषणा उन्होंने की है कि 72,000 रुपया गरीब परिवार को देंगे। जो 5 करोड़ गरीब परिवार हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे गरीब, उन्हें हर साल 72,000, ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। और मैं समझता हूँ जैसे छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली रहा है घोषणा पत्र, वैसी दिल्ली का जो घोषणा पत्र है वो देश में प्रभावशाली होगा। आज जहाँ जहाँ आपने सभा करी, चाहे वो बिलासपुर हो चाहे भाटापारा, बिलासपुर में जो लोकसभा की स्थिति है उसमें कांग्रेस पीछे है और इसी तरह भाटापारा में कांग्रेस लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है। तो आपने जो जनता कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया बड़ी संख्या में, जैसे आज यहाँ पर रमेश यादव का प्रवेश हुआ, बिलासपुर में 1200 कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रवेश को आप कैसे देखते हैं? क्या पार्टी का रीयूनियन जैसा हो रहा है? इसके लोग खुद भारतीय जनता पार्टी या जोगी कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं, एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए कि जनता में अब भारतीय जनता पार्टी या और दूसरे दल की कोई अब मायने नहीं रह गया है। केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो करती है। तो एक विश्वास लोगों को बढ़ा है। जब लोगों का जब कार्यकर्ता आम जनता के बीच में बैठते हैं और वहाँ जो चर्चा होती है उससे उनका मन बनता है, तो ये सबूत है कि आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता है वो कांग्रेस के पक्ष में, और इसी कारण से बड़ी संख्या में लोग टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष जैसी कोई स्थिति बचेगी आपके कार्यकाल में? नहीं, ऐसा कहना नहीं। हम वो लोग नहीं है जो कहें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। आज छत्तीसगढ़ में सफाया हो गया, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़, तो जनता तय करती है। तो इसलिए इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, क्योंकि विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता। तो जब विचारधारा समाप्त नहीं होती तो दल भी का अस्तित्व बरकरार रहता है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से उनकी पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसको जनता स्वीकार करेगी और जनता विश्वास करेगी। मोदी की बातों को उन्होंने जुमलेबाजी बताया, साथ में अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखने का उनका जो अंदाज है वो हर किसी को बहुत भाता है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ शिरीष मिश्रा, IBC 24